अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एमएन नज़ीर। तो मेरी जान, आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी मेरा बेटा पढ़ा था। और लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने एमएन नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कन्फर्म नहीं करे तो 0331961158 पे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन भी कन्फर्म करवा सकते हैं। तो मेरे बेटे, आज का जो टॉपिक है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सबसे पहले तो मेरा बेटा, मैं इसकी बहुत बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूं आप लोगों के सामने। फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मल स्ट्रेट पाथ टू सर्कुलर पाथ, टू बेंड नॉर्मल स्ट्रेट पाथ। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए जरूरी होती है, इसको मेरा बेटा हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। बट इस डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं 4 केसेस को डिस्कस करूंगा और केस नंबर 3 के साथ हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न होगा। तो सबसे पहले मेरा बेटा मैं लिख रहा हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मेरे बेटे वो किन चीजों पे मुश्तमिल है, वो कौन सी चीजें प्रोसेस करता है। तो मैं कहता हूं कि हम दो तरह के एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी और एक टेंजेंशियल या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम एटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेरे बेटे, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा या फिर आपके पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मेरे बेटे उसकी वेलोसिटी में चेंज तो नहीं आया। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो उसमें ट्रांसलेशनल या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो केस 1 में अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ना तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है और ना ही उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद है। खैर, दूसरे केस के ऊपर आ जाते हैं मेरा बेटा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बट विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस केस में जो उसकी वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म। जब उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो अगेन मेरे बेटे हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अब क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो अवेलेबल होगा नहीं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इट मींस कि वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो प्रोसेस करता ही है। उसके बाद मेरे बेटे हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्कुलर पाथ में, जिसके साथ हमारा लेना देना है, ये जो डेफिनेशन हमारी हमें बताती है। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 ये मेरा बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम ये भी बात करते हैं मेरा बेटा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर मेरा बेटा हमें फोकस करनी है, कौन कौन सी चीजें वो अटेन करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मेरे बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल को देखना है। अब मेरे बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है मेरा बेटा कि आपके पास ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब कैसे मूव कर रहे हैं? सपोज वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, आप गाड़ी पे रोड पे जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, अचानक से आपको टर्न लेना पड़ जाता है। जब अचानक से आप टर्न लेते हैं मेरा बेटा, तो टर्न लेते हुए होता क्या है कि आपको अब टर्न लेने के लिए एक फोर्स की जरूरत है जो आपको कर्व में रखे। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो इमेजिनरी रेडियस भी यहां पे बनाएगी, इट मींस कि ऐसी फोर्स यहां पे आ जाएगी जो आपको कर्व पाथ में रखेगी, जिसकी वजह से आप टुवर्ड्स द सेंटर आओगे, लाइक यू, हर एक जगह पे टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स के
एक्शन की वजह से, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखने वाली फोर्स की वजह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। खुद कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन में होता है। तो टुवर्ड द सेंटर जो ऑब्जेक्ट को फोर्स खींचेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है। हाँ मेरे बेटे, क्योंकि हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी बात करनी है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमने कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ मूव कर रहे हैं। जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ मूव कर रहे हैं तो मेरे बेटे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। लाइक ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। लेकिन देखिए तो हर लम्हा इसकी डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा है। इट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड में चेंज यहाँ पे नहीं है। हाँ लेकिन ये बात कह सकते हैं मेरा बेटा कि आपके पास किसी किस्म का अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अवेलेबल नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्पीड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसी को मेरा बेटा हम आगे अपने आप ये कह सकते हैं एनएमडीकेट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही पूछा जाएगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मौजूद है लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होगा। अब मेरे बेटे हम नेक्स्ट केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 में हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपके पास सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहा है, इट मींस कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में तो जब भी आप ये कहें कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। लेकिन मेरे बेटे अब ये नॉन यूनिफॉर्म, इट मींस कि इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, कम ज्यादा हो रही है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इट मींस कि अब मेरा बेटा इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इट मींस कि यहाँ पे अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। और एक और मेरा बेटा एक चीज याद रखिएगा कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जितनी भी लीनियर क्वांटिटीज होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूं, लीनियर वेलोसिटी की, तो लीनियर वेलोसिटीज या लीनियर क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं वो एंगुलर क्वांटिटीज के हमेशा टेंजेंट होती हैं। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि ए सी परपेंडिकुलर टू वी, आपके पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जो एंगल आ रहा है मेरा बेटा वो 90 डिग्री आ रहा होगा। अब मेरा बेटा मैं इसको समराइज करता हूं। समराइज ये है कि आपके पास इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास मेरा बेटा क्या चीज कांस्टेंट थी? स्पीड आपके पास कांस्टेंट आ रही, लेकिन डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली चेंज आता है। और अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं और आपको भी वो शॉर्टकट बताता हूँ। चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आपने सर्कुलर पाथ में कैलकुलेट करनी है, देखिए आपके पास सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे हम यूं टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके टेंजेंट, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये आपके पास ए सी ए सी ए सी ए सी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी वी 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 यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं मेरा बेटा, ये भी आपके पास वी आ गई।
अब सवाल कुछ यूं पूछा जाता है कि जनाब आप ये बताएं, सपोज इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है जो कि चेंज नहीं हो रही। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताएं कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में वेलोसिटी में चेंज किसके इक्वल आएगा, डेल वी का फॉर्मूला बताएं। तो करना ये होगा कि आपने इस वेक्टर को एज इट ऐसे ही मेरा बेटा आगे लेके जाना है और यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। जब मेरा बेटा आप इसको ऐसे ही आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज का बाजार गौर करें, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज आ रहा है। मतलब आपको जो चीज पता होनी चाहिए ये चीज कैलकुलेट करने के लिए, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी पता होना चाहिए। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता होगा तो ही मेरा बेटा डेल वी कैलकुलेट कर सकेंगे। लेट आप इसको नाम दे रहे हो v1 का और इसको नाम दे देते हो v2 का, और इन दोनों में आपने कैलकुलेट करना है डेल वी। एंड डेल वी आपके पास होता है मेरा बेटा v2 माइनस v1। अब इसका जो शॉर्ट कट है वो ये है कि डेल वी विल बी इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय, इट मींस कि आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए और एंगल का पता होना चाहिए। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज यू आपको ये जो सर्कल नजर आ रहा है मेरा बेटा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। हाफ ऑफ द सर्कल कंप्लीट करने के बाद उसकी वेलोसिटी अगेन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो मेरे बेटे इधर गौर करें, यहाँ पे ये आपके पास v1 है और ये आपके पास v2 है, और इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 180 डिग्री है। इसी फॉर्मूला में v की जगह पे आप इसकी वैल्यू रखिए 20 साइन थीटा, आपके पास आ रहा है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 तो 40 आ जाएगा। 180 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, और साइन 91 होता है, तो आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा मेरा बेटा वो 40 मीटर सेकंड आएगा। यहां तक आपने मेरा बेटा इसकी वेलोसिटी का चेंज भी देख लिया, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो भी डेवलप कर लिया। मेरा बेटा अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के डिफरेंट फार्मूलाज के डिफरेंट सिचुएशन की। तरह ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम यूं भी लिखते हैं AC होता है आपके पास v²/r, तो फार्मूला ये भी बन जाता है। हमें बड़े अच्छे से पता है कि v r ओमेगा होता है। तो मेरा बेटा अगर मैं लिखूं v = r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो ये फार्मूला बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह मेरा बेटा हमें बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास r ओमेगा, इसको लिखा जा सकता है m r ओमेगा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह मेरा बेटा हम इसको लिख सकते हैं एम आर ओमेगा डॉट ओमेगा, लाइक ये हमारे पास जो फॉर्मूला मेरा बेटा बन जाएगा वो एम वी ओमेगा बी बन जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास होता है v²/r की इक्वल। v हमारे पास मेरा बेटा लिखा जा सकता है, इसी को हम r ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। v r ओमेगा लिखने से यही मेरा बेटा लिखा जा सकता है r ओमेगा डॉट ओमेगा। इसी तरह मेरा बेटा ये बन जाएगा v ओमेगा। इट मींस कि ये नई चीज आप लोगों के सामने आ गई स्क्वायर बॉक्स में कि अगर आप लीनियर वेलोसिटी और रेगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेंगे तब भी आपके पास मेरा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद मेरे बेटे ओमेगा की v = r ओमेगा एंड a = r ओमेगा स्क्वायर। यहां से मजीद इसको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, ओमेगा हमारे पास 2 पाई ओवर t के इक्वल भी आता है मेरे बेटे। इसी तरह मेरा बेटा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 पाई f मेरा बेटा कैसे आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 1/t लिखा जा सकता है इस तरह 2 पाई × 1/t एंड 1/t हमारे पास f के इक्वल आता है मेरे बेटे। इसी तरह v = r ओमेगा, इसको लिख सकते हैं 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। ओमेगा की जगह पे आपने मेरा बेटा लिख दिया 2 पाई/t और साथ आपके पास r आ गया। इसी फार्मूला को मेरा बेटा हम लिख सकते हैं 2 पाई r 1/t की जगह पे f लिख दें तो आपके पास फार्मूला हो सकता है 2 पाई r f। तो ये डिफरेंट केसेस हैं कि आपके पास क्या चीज गिवन होती है और हम कैसे फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह मेरा बेटा ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा की वैल्यू लिखें 2 पाई/t, तो ये 4 पाई स्क्वायर ओवर t स्क्वायर आ जाएगी, साथ हमारे पास r आ गया। इसी तरह मेरा बेटा इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर, अगर 1/t स्क्वायर को r लिखे तो
एफ आ जाएगा मेरा बेटा, एफ का स्क्वायर आ जाएगा, 1/t एफ होता है मेरे बेटे। इसी तरह मेरे बच्चे हमें ये पता है कि 1/फ्रीक्वेंसी हो तो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड 1/f होता है। ओमेगा की वैल्यू की बात करें तो θ/t के इक्वल आता है। थीटा अगर हमारे पास मेरा बेटा पूरा सर्कल हो तो 2π/t भी हो सकता है। इसी तरह मेरा बेटा डिफरेंट सिचुएशन में ये फार्मूलाज में जो आपके सामने एक रिजल्ट दिख रहा हूं, दीज आर द डिराइव्ड रिजल्ट जो कि आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। मेरी जान, मैं नेक्स्ट आप लोगों को डिफरेंट सिचुएशंस की एग्जांपल्स देता हूं कि डिफरेंट सिचुएशन में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की रीजन क्या क्या हो सकती है। जैसे कि मेरा बेटा मैं सबसे पहले एग्जांपल करता हूं, बकेट, आपने एक बाल्टी उठाई हुई है विद स्ट्रिंग और आप उसको सर्कुलर पाथ में मूव करते हो। तो जब आप किसी बकेट को सर्कुलर पाथ में मूव करते हो मेरा बेटा, तो उस वक्त भी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, बट वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रीजन है वो टेंशन इन अ स्ट्रिंग होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स T इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r लिखूंगा। इसी तरह मेरा बेटा सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे, अगर कोई गाड़ी टर्न ले रही है, व्हेन कार टेकिंग अ टर्न, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है रोड के ऊपर वो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रहता है। तो आप यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रीजन लिखेंगे फ्रिक्शन लिखेंगे। इसी तरह मेरा बेटा अर्थ अराउंड द सन, तो आपने ये बड़ी मशहूर एग्जांपल पढ़ी होगी कि जब अर्थ जमीन के गिर्द घूमती है तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो काम कर रही होती है मेरा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसका फॉर्मूला मजीद लिखे तो लिखेंगे G m1m2/r² विल बी इक्वल टू mv²/r। इसी तरह मेरा बेटा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहां पे मेरा बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है तो मेरे बेटे वही काम करती है सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2/r² विल बी इक्वल टू mv²/r। इसी तरह मेरा बेटा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। व्हेन चार्ज पार्टिकल, एग्जांपल नंबर 5, when charged particle entered in magnetic field, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। हम लिख सकते हैं QVB इज इक्वल टू mv²/r। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रीजंस हैं हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की mv²/r कौन सा, मतलब किसकी इक्वल आ रही है, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वल आ रही है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल आ रही है, कहाँ पे टेंशन की इक्वल आ रही है, और कुछ जगहों पे आपके पास मेरा बेटा वो मैग्नेटिक फोर्स की इक्वल भी आ रही है। अब मेरे बच्चे मजीद अब कुछ अगर आपके सामने मजीद फार्मूला की बात करते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आपके पास कुछ जगहों पे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन आर के साथ आ रहा होता है। जैसे मैं बात करूं mv²/r, तो यहाँ पे फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस में इनवर्स रिलेशन है। इसी फार्मूला को अगर लिखा जाए mr ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास मेरे बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपके पास v कांस्टेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरे बेटे आपके पास फोर्स और रेडियस के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। और अगर आपके पास ओमेगा कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और आर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। लाइक इसकी एग्जांपल करते हैं मेरा बेटा, आपके पास एक बड़ा सर्कल आ रहा है मेरे बेटे, यहाँ पे एक पार्टिकल की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। इसी का साथ एक छोटा सा सर्कल भी बना लेते हैं। हम बात मेरा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं कहता हूं अगर पार्टिकल की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे F2 विल बी ग्रेटर देन F1 क्योंकि इसके R की वैल्यू कम है और इसकी R की वैल्यू ज्यादा, और यहाँ पे इनवर्स रिलेशन अगर R कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी V आ रही है आपके पास वो कांस्टेंट आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपके पास एंगुलर स्पीड कांस्टेंट आती है, इसके लिए भी केस नंबर 1,
ओमेगा अगर आपके पास 20 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है तो यहाँ पे एफ का डायरेक्ट रिलेशन होगा आर के साथ। इसी तरह केस नंबर 2 में अगर छोटा सा सर्कल बना देते हैं और ओमेगा अगेन हम कहते हैं जी 20 रेडियन पर सेकेंड है, तो यहाँ पे मेरा बेटा यहाँ पे अगेन एफ का आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस वक्त F1 ग्रेटर देन होगी F2 से। यहाँ पे जो फोर्स है वो F1 है, यहाँ पे जो फोर्स है वो F2। इसी तरह मेरा बेटा यहाँ पे भी जो फोर्स F1 है तो यहाँ पे जो फोर्स है वो F2 है। इट मींस कि जब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपके पास इन दोनों में इनवर्स रिलेशन आ रहा है, और जब आपके पास मेरा बेटा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अब ग्राफ की बात करें, अगर आप फोर्स और आर के दरमियान इनवर्स रिलेशन का ग्राफ बनाते हो तो मेरे बेटे ये बात पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास इनवर्स क्वांटिटीज के दरमियान जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है, और यहाँ पे आप कहते हैं जी लीनियर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट आ रही है। और अगर मेरे बेटे आप डायरेक्ट क्वांटिटीज का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे आप कहते हैं कि आपके पास ओमेगा की वैल्यू है तो वो कांस्टेंट आ रही है एफ और आर के दरमियान, यहाँ पे मेरा बेटा डायरेक्ट रिलेशन। ठीक हो गया मेरे बेटे। इसी तरह मेरा बेटा हम कुछ मजीद बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन आता है। आपके पास एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर है, अगर मैं m के साथ मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर इंटू आर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर। यू नो वेरी वेल कि पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी। तो ये बात लिखी जा सकती है कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन आएगा पी स्क्वायर के साथ, लेकिन शर्त ये है कि अगर मैं m और r को कांस्टेंट रखता हूं, इफ m एंड r आर कांस्टेंट। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब अगर आप ग्राफ बनाते हैं एफ सी और पी के दरमियान तो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा क्योंकि वो पी का स्क्वायर है, एफ सी और पी में बनाएंगे। इसी तरह मेरा बेटा अगर एफ सी और पी स्क्वायर में ग्राफ बनाया जाएगा तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है पी स्क्वायर के साथ, तो मेरे बेटे यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ नहीं बनेगा, तो ये ग्राफ फिर कौन सा बनेगा मेरा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन जो आपके पास एफ सी और पी स्क्वायर के रिलेशन को शो कर रही होगी। इसी तरह मेरा बेटा हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं और 2 के साथ डिवाइड भी कर दूं, 2 एम वी स्क्वायर ओवर 2 आर, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, मेरे पास 2 इंटू 1 ओवर 2 एम वी स्क्वायर इंटू 1 ओवर आर। में लिख सकता हूँ मेरा बेटा कि मेरे पास ये 2 काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 2 एनर्जी डिवाइडेड बाय आर के इक्वल आ रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एनर्जी में रिलेशन बना दिया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और एनर्जी के दरमियान देखा जाए तो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, बट एक चीज का ख्याल रखें मेरा बेटा कि आपके पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। अब इसकी रीजन क्या है, वी नो वेरी वेल कि भाई वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। जब वर्क जीरो होगा तो भाईजान चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आएगा, तो इसलिए हमने कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आएगा। इसी तरह मेरे बेटे ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन की वैल्यू होती है, वर्क हमेशा जीरो आता है। जब वर्क जीरो आ जाएगा तो मेरे बेटे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आ जाएगी। ठीक हो गया मेरा बेटा। इसी तरह टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। हम लिखते हैं अगर मेरा बेटा एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को लिखा जा सकता है मेरा बेटा 2 पाई एफ का स्क्वायर, इसको मजीद लिख सकते हैं मेरा बेटा 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर। इस तरह से मेरा बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से टाइम भी, और एम परसेंटेज अगर आपने कैलकुलेट करनी हो इन सेंट्रीपिटल फोर्स, परसेंटेज इंक्रीज इन सेंट्रीपिटल फोर्स, मेरे बेटे 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100% का फॉर्मूला यूज करेंगे जब आपके पास रिलेशनशिप आ रहा हो सेंट्रीपिटल फोर्स और मोमेंटम में। मतलब मोमेंटम में आपको परसेंटेज गिवन है लेकिन आपने सेंट्रीपिटल फोर्स में आपने कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट यूज किया जा सकता है। ठीक हो गया मेरा बेटा यहाँ तक। अब इसके अलावा
मैं आप लोगों को मतलब लेक्चर के एंड पे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा, की पॉइंट्स भी लिख देता हूँ, लेकिन कुछ जो की पॉइंट्स हैं उनको समराइज करके आप लोगों के सामने लिख दूँ ताकि उसका मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो उसको ले ली। इसको मेरा बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक मैं यहाँ पे मार्जिन भी ड्रॉ कर देता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे जाके बात करते हैं अगेन मेरा बेटा कि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला था एम सी, ये आता है जी एम वी स्क्वायर ओवर आर के। मजीद आगे इसकी दो ब्रांचेस करते हैं कि मोमेंटम बी स्क्वायर ओवर आर एम है, आर एम कॉन्स्टेंट रखें तो डायरेक्ट रिलेशन आता है बी स्क्वायर के साथ, इसको हम 2 ई ओवर आर भी लिख सकते हैं मेरा बेटा। इसी तरह मेरे बेटे अगर यहाँ से हम फार्मूला यूज करते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर का तो ये एम वी ओमेगा बी बनता था। तो यहाँ से मजीद हम ये कह सकते थे कि मेरा बेटा अगर हमें टाइम की बात करनी है तो मेरे बेटे ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, अगर मोमेंटम और एनर्जी की बात करनी है तो फिर ये वाले फार्मूला यूज किए जाते हैं। यहाँ पे ये बन जाता है एम आर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, पीछे हम बात पढ़ चुके हैं, और एम आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अच्छा मेरा बेटा उसके बाद हमने कुछ रीजंस पढ़ी कि अगर आप बात करते हैं मेरा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इक्वल आती है वी स्क्वायर ओवर आर के। सेंट्रीपिटल फोर्स की रीजन आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकती है, तो हम उसके मुताबिक लिखते हैं तो जी एम एम ओवर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल भी आती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई वी इज इक्वल टू या क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन अ मैग्नेटिक। इसी तरह मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो मेरे बेटे आप लिख सकते हैं के Q1 Q2 की जगह पे इलेक्ट्रॉन E1 E2 E की स्क्वायर बन जाता है के ई स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसी तरह मेरा बेटा अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो यहाँ पे कर देता हूँ मेरा बेटा, नेक्स्ट कर देते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एफ के और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E स्क्वायर के। अगर आपने परसेंटेज इंक्रीज इन सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, P का गिवन होगा और फार्मूला क्या आएगा 1 प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरह मेरा बेटा अगर आपने परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है इन मोमेंटम में तो यही फार्मूला आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n जो स्क्वायर आ रहा था माइनस 1 इंटू 100%। इसी तरह मेरा बेटा आप जब कैलकुलेट करेंगे 10% का इंक्रीज आपके पास 21% आ रहा होगा, 20 का आपके पास 44% आ रहा होगा, 30 का आपके पास 69% आ रहा होगा, कुछ 100% का अगर कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस लेक्चर में कर भी चुके हैं तो आपके पास मेरा बेटा वो 300% के इक्वल आ रहा होगा। तो यहाँ तक हमने सारे पॉइंट को समराइज कर लिया। लेक्चर के एंड पे आपको कुछ की पॉइंट्स भी मिलेंगे बुलेट्स की फॉर्म में और कुछ सॉल्व एमसीक्यूज, उनको ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा। विश यू गुड लक, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएमए नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और कोशिश ये होती है कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें बताई जाएं, इसलिए समटाइम कभी स्पीड ज़रा ज़्यादा भी हो जाती है, तो जहाँ से लेक्चर की समझ नहीं आती उसको दोबारा से देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमएमए नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब। किसी भी गाइडेंस के लिए, ट्यूशन के लिए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एमएमए नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज।